दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आजकल डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और धार्मिक दर्शन पर बहुत चर्चा हो रही है। ब्राह्मणवाद से मुक्ति और धम्म बौद्ध धर्म में जाने की चर्चा हो रही है। अच्छी बात है, ये चर्चा जारी रहनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक दर्शन पर जिस हिसाब से चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो रही है कि डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन क्या था। खास तौर से भूमिहीन मजदूरों को लेकर आगरा के भाषण में उन्होंने कहा था, शिक्षा, रोजगार और भूमिहीन। पहले दो कार्यक्रम में बहुत हद तक वे सफल रहे, लेकिन भूमिहीन मजदूरों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी उनके लिए लड़ने के लिए बिताने की बात कर रहे थे। दलित समुदाय में एक विशेष एक वर्ग है जो सत्ता का हुक्मरान बनने के नशे में इतना चूर है कि बगैर किसी कार्यक्रम के, बगैर किसी प्रोग्राम के हुक्मरान बनना चाहता है। कैसे? नहीं पूछें तो कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ हुक्मरान बनना है। डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, उसका भी मैनिफेस्टो है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, उनका भी मैनिफेस्टो है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके देहावसान निर्वाण के बाद आई थी अस्तित्व में, लेकिन उनके जीते जी उनके प्रारूप तैयार हो चुके थे। उसका भी एक घोषणा पत्र है, लेकिन बगैर घोषणा पत्र के, बगैर किसी कार्यक्रम के अचानक हुक्मरान बनने का नशा गुंबद पर चढ़ के बोल रहा है। अब हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि आखिर अंबेडकर साहब का अर्थ दर्शन क्या था। अभी हाल में ही एक किताब आई है, 2019 में पहला एडिशन है और लेफ्ट वर्ड पब्लिकेशन से वो प्रकाशित हुई है। किताब का नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, भारत और साम्यवाद। भारत और साम्यवाद। प्रस्तावना जाने माने एकेडमिशियन एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबड़े साहब ने लिखा है, दिल्ली से प्रकाशित है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके डिटेल्स। आप अगर पढ़ना चाहें तो ज़रूर आप जाकर वहाँ पे इस किताब को ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है यदि आप पढ़ना चाहें तो। अन्यथा मैं तो इस एपिसोड में लगातार उस किताब पे चर्चा सीरीज आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सुनिए पूरे घर परिवार बच्चों के साथ और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्या है इस किताब में खास बात, आज से ये शुरू करने वाला हूँ और मुझे लगता है तकरीबन 10 एपिसोड इस पर बनने चाहिए। देखिए क्या लिखते हैं आनंद तेलतुंबड़े साहब। पुस्तक की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के कोट से होती है और कोट ये है कि समाजवादी यदि सचमुच समाजवाद की कल्पना को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें सामाजिक सुधार की राह में आने वाली बुनियादी कठिनाइयों की पहचान करनी होगी और समझना होगा कि इन समस्याओं में से वे भाग नहीं सकते। ये डॉक्टर अंबेडकर का जाति उन्मूलन 1936 उसका कोट है। शुरुआत करता हूं प्रकाशकीय नोट से। अपने कागजातों के बीच डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक नोट छोड़ा था। यह नोट उस पुस्तक के बारे में था जिसे वे लिखना चाहते थे और जिसका शीर्षक था भारत और साम्यवाद। अंबेडकर ने इस पुस्तक के लिए एक विषय सूची बनाई थी और वह 3 भागों में यह किताब है। पहला भाग साम्यवाद की पूर्व शर्तें। इसमें चैप्टर नंबर 1 साम्यवाद की जन्मस्थली, चैप्टर नंबर 2 साम्यवाद और लोकतंत्र, चैप्टर नंबर 3 साम्यवाद और समाज व्यवस्था। भाग 2 का टाइटल है भारत और साम्यवाद की पूर्व शर्तें। चैप्टर नंबर 1 हिंदू समाज व्यवस्था, चैप्टर नंबर 2 हिंदू समाज व्यवस्था का आधार और चैप्टर नंबर 3 साम्यवाद की राह में समाज व्यवस्था के अवरोध। 4 चैप्टर नंबर
साम्यवाद की राह में समाज व्यवस्था के अवरोध, भाग 3 में आइए। भाग 3 में वो लिख रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए। इसमें चैप्टर हैं 1 मार्क्स और यूरोपीय समाज व्यवस्था, चैप्टर 2 मनु और हिंदू समाज व्यवस्था। इसमें 2 चैप्टर हैं, वे हिस्से जिन्हें वे पूरा कर सके अथवा जो उनके पेपरों में मिले वह दूसरे हिस्सों के एक अध्याय के 2 भाग में थे। यह अध्याय हिंदू समाज व्यवस्था के 2 भाग थे। उनकी इस फाइल में इस किताब के टाइप किए हुए कुल 63 पेज थे। इस रूपरेखा के बाहर कुछ नहीं मिला था। इसके साथ ही उसी फाइल के टाइप की हुई सामग्री में डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक के लिए रूपरेखा तैयार की थी जिसका शीर्षक था क्या मैं हिंदू हो सकता हूँ। यह पुस्तक भी पूरी नहीं हो पाई। इस पुस्तक का एक भाग हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में, हिंदू धर्म के प्रतीक रूपरेखा के साथ संलग्न था। उन्होंने भारत और साम्यवाद के 2 भागों में जो तर्क विकसित किए थे, ऐसा लगता था जैसे यह उन तर्कों से बाहर निकल रहा हो। यह बहुत संभव है कि यह पेज 1950 के दशक के प्रारंभ में टाइप किए गए हों। इस खंड में अंबेडकर के मूल पाठ से संपादकीय टिप्पणियाँ डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के संपादक वसंत मून और हरि नरके द्वारा की गई है। अब प्रस्तावना आनंद तेलतुंबड़े साहब लिख रहे हैं और टाइटल है दूरियां खत्म हो। और ये दूरी खत्म हो का मतलब है कि मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद में क्या समानताएं हैं, इस पर आधारित है और बहुत दिलचस्प है। ये पूरी किताब, ये पहला एपिसोड आज आप देख रहे हैं और दिलचस्प लगे तो आगे इसको सुनते रहिएगा ज़रूर। तो तेलतुंबड़े साहब मैल्कम एक्स के एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं। कोटेशन है, दुनिया के शोषितों की पीड़ा में शामिल होकर ही हम सही मायने में मुक्त हो पाएंगे। मैल्कम एक्स। अब तेलतुंबड़े साहब प्रस्तावना लिख रहे हैं और चलिए क्या है दिलचस्प, ये जानना बेहद ज़रूरी है। वे लिखते हैं कि जिन्हें लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर साम्यवाद या मार्क्सवाद के विरोधी थे, यह पुस्तक उन्हें एक बार फिर याद दिलाएगी कि वे कितने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन और दर्शन यानी मार्क्सवाद में बाबा साहब की गहरी दिलचस्पी थी। वह मार्क्सवाद को एक ऐसे दर्शन के रूप में देखते थे जो निचले पायदान के लोगों की मुक्ति पर केंद्रित था। मार्क्सवाद में उनकी इस दिलचस्पी को सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से लेकर उनके अंतिम दिनों तक साफ साफ देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्ध की तुलना की थी। वो भाषण पूरा अंबेडकर नामा पे सुन चुके हैं, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। हालांकि यह भी सच है कि मार्क्सवाद की कुछ सैद्धांतिक अवधारणाओं को स्वीकार करने में उन्हें गंभीर आपत्तियां थीं। संभवतः इन्हीं आपत्तियों ने उन्हें मार्क्सवाद के और अधिक करीब जाने और उनमें रुचि लेने से रोका होगा। इसलिए वे एक बेहतर विचार पद्धति या विचार श्रृंखला की खोज करते रहे जो मार्क्सवाद की तथाकथित सीमाओं को पार कर सके और उस अंतिम परिणाम तक पहुंच सके जिसका वादा मार्क्सवाद करता है। उन्हें यह विचार पद्धति बौद्ध धर्म के रूप में मिली, लेकिन दलितों के निहित स्वार्थ ने अंबेडकर को कम्युनिस्टों के कट्टर शत्रु के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसा करके उन्होंने प्रतिक्रियावादी शोषकों के शिविर में उन्हें धकेल दिया। उन्होंने अंबेडकर और कम्युनिस्टों के बीच विद्वेष को इस हद तक बढ़ा दिया कि दलित हर उस चीज़ को खारिज कर देते थे जो किसी भी तरह मार्क्सवाद से जुड़ी होती थी। वर्ग की बुनियादी श्रेणी को डॉक्टर अंबेडकर ने भी माना था।
यह बात अलग है कि अंबेडकर के यह वर्ग की अवधारणा ठीक उन्हीं अर्थों में नहीं थी जिन अर्थों में मार्क्स और एंगल्स में थी। दलितों के लिए वर्ग की यह श्रेणी पूर्णतः निषिद्ध हो गई। हाल में उन्होंने दलित शब्द को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जबकि ये एक अर्धवर्गीय शब्द है और इसका प्रयोग अंबेडकर ने सभी अस्पृश्य जातियों के लिए किया था। इनमें से कुछ का तर्क है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वे दलित नहीं रह गए, और कुछ का यह कि दलित शब्द उनकी अस्मिता को दर्शाने के लिए बहुत अपमानजनक है, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि अंबेडकर ने तो कभी दलित शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे जातियों के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं करते जिन्हें अंबेडकर ने हमेशा नष्ट करना चाहा। मार्क्सवाद के खिलाफ दलितों के शिक्षित मध्य वर्ग का यह जुनून हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गया है। अंबेडकर को आशा थी कि यह दलित वर्ग समुदाय रोल मॉडल बनेगा, राजनीतिक क्षेत्र में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे। आज यही लोग दलित आंदोलन के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। आज जब डॉक्टर अंबेडकर के घोषित शत्रु ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को दलितों के मित्र के रूप में और दुनिया के मेहनतकश आवाम के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला मार्क्सवाद को दलित शत्रु के रूप में पेश किया जा रहा है, बिना शक ये कहा जा सकता है कि दलित आंदोलन का पतन हुआ है। अंबेडकर के बाद दलित आंदोलनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मार्क्सवादियों को वे अपना घोर शत्रु मानते हों। मार्क्सवाद के लिए इसी घृणा ने दलित नेताओं को शासक समूहों के बीच अपनी जगह बना लेने की छूट प्रदान की है। एक तरफ वे सत्ता के सभी विशेषाधिकारों का आनंद उठाते हैं और दूसरी तरफ खुद को अंबेडकरवादी भी कहते रहते हैं। जो भी दलित हितों की बात करता है उसे कम्युनिस्ट कहकर तिरस्कृत कर दिया जाता है और उसे अंबेडकर विरोधी के रूप में बदनाम कर दिया जाता है। इसका प्रमाण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के पहले विभाजन में ही दिख गया था। अंबेडकर की मृत्यु के एक वर्ष बाद यानी 1957 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। आरपीआई अपने गठन के मात्र एक वर्ष के भीतर ही सही और गलत दो गुटों में विभाजित हो गई थी। बीसी कामले गुट ने पार्टी को विभाजित किया था। उन्होंने अपने को दुरुस्त आरपीआई, सही आरपीआई और दादा साहब गायकवाड़ की अगुवाई वाले गुट को गलत आरपीआई कहा। कामले गुट ने तर्क दिया कि चूंकि अंबेडकर ने संविधान दिया था, इसलिए दलित संघर्ष की परिकल्पना संवैधानिक ढांचे के भीतर की जानी चाहिए। सत्याग्रह अथवा आंदोलन जैसे अराजक तरीके अंबेडकरवादी नहीं हो सकते, अंबेडकरवादी रास्ते नहीं हो सकते। उन्होंने गायकवाड़ के नेतृत्व वाली आरपीआई से अलग होने के तर्क को कम्युनिस्टों से प्रभावित होने के आधार पर उचित ठहराया था। और दूसरी ओर गायकवाड़ ने दलितों के मुक्ति के लिए जमीन के मुद्दों को महत्वपूर्ण माना। वे भूमि के पुनर्वितरण और आंदोलन को छेड़ना चाहते थे। कामले तथा गायकवाड़ दोनों ने ही अंबेडकर के वक्तव्यों का अपने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। संविधान के लागू होने के उत्साह में अंबेडकर ने जो आह्वान किया था, कामले ने दलितों के लिए उसी आह्वान का प्रयोग किया। अंबेडकर ने कहा था कि दलितों को अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलनकारी जैसे तरीकों की नहीं बल्कि संवैधानिक तौर तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि दूसरी ओर गायकवाड़ ने 3 वर्ष पश्चात अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष किए गए अंबेडकर के पश्चाताप का इस्तेमाल किया। जब बीएस वाघमरे के नेतृत्व वाली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मराठावाड़ा इकाई ने दिल्ली में अंबेडकर से भेंट की, उनसे कहा कि जो भी आपने किया है उससे शहरी दलित के केवल छोटे से हिस्से को लाभ हुआ है, वे ग्रामीण दलितों के लिए कुछ अधिक नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा कि क्या वे भूमिहीनों के
जमीन के सवाल पर संगठित कर सकते हैं। उनकी सलाह पर 3 बार भूमि सत्याग्रह किए गए। पहला तो उनके जीवन काल में हुआ। 1953 में BS वाघमारे के नेतृत्व में मराठावाड़ा की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इकाई द्वारा चलाया गया था, जिसमें 1700 लोग जेल गए थे। दूसरा सत्याग्रह गायकवाड़ के नेतृत्व में 1959 में खानदेश मराठवाड़ा क्षेत्र में हुआ था, जिसमेमें दलितों के साथ साथ कई कम्युनिस्ट तथा समाजवादी लोग भी जेल गए थे। गायकवाड़ के नेतृत्व में 1964-65 में जो अंतिम सत्याग्रह हुआ वो देशव्यापी था। इसमें सैकड़ों लोगों ने महीनों भर तक गिरफ्तारी दी थी। इस सत्याग्रह ने शासक वर्ग की हड्डियां कपा दी थी। कामले गुट अल्पमत में था। इसके बावजूद इसने अवसरवादी तत्वों को RPI को छोड़कर शासक वर्ग के कैंप में जाने का अवसर दिया। ये सारे खेल अंबेडकर के नाम का जाप करते हुए और दलित हितों की दुहाई देते हुए खेले गए थे। शासक वर्ग ने इस घटनाक्रम का स्वागत कर स्वायत्त दलित आंदोलन के पतन को तेज करने में पूरा योगदान दिया। यहाँ तक कि USA के कम्युनिस्ट ब्लैक पैंथर से प्रेरित दलित पैंथर भी इसी आधार पर विभाजित हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर कम्युनिस्ट होने और अंबेडकरवाद के मार्ग से विचलित होने का आरोप लगाया। इस बार संवैधानिक मार्ग से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से विचलन की बात कही गई। अंबेडकर और अंबेडकरवाद को एक माध्यम बनाकर अवसरवादी तत्व अपने स्वार्थ और कुटिलताओं को न्याय संगत सिद्ध करते रहे। दलित आंदोलन के भीतर की इस बहस का नतीजा ये निकला कि शासक वर्ग ने दलित नेताओं की मदद से दलित जगत में हेर फेर शुरू कर दी। BJP के पास एक सुपर परिचित ब्राह्मणवादी शब्दावली है। इसके पास एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर उस बात का पुरजोर विरोध करता है जिसमें अंबेडकर को विश्वास था। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से भाजपा ने संसद और विधानसभाओं में सबसे अधिक आरक्षित सीटों पर कब्जा जमा रखा है। 2014 के संसदीय चुनाव की पूर्व संध्या पर लगभग सभी दलित नेताओं रामविलास पासवान, उदित राज और रामदास अठावले को अपनी लपेट में लेने में सफल रही। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर अनकही सी यह बात सही लगने लगती है कि दलित वर्ग सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी ब्राह्मणवादी पार्टी के पास तो जा सकता है, लेकिन चाहे जो हो जाए उन्हें हर हालत में कम्युनिस्टों से दूर रहना चाहिए। इसी वजह से बाबा साहब के ग्रैंडसन प्रकाश अंबेडकर को अंबेडकर विरोधी कहकर बदनाम किया जाता है। चूंकि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाकर रखी, इसलिए उन्हें माओवादी हमदर्द भी कहा जाता है। उनकी मुश्किलें इसलिए भी अधिक बढ़ गई क्योंकि उन्होंने समाजवादियों तथा कम्युनिस्टों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में तीसरे मोर्चे का निर्माण करने का प्रयास किया था। ऐसा लगता है जैसे दलित राजनीतिज्ञों एवं बुद्धिजीवियों के पिछलगुओं ने कम्युनिस्ट विरोध को कला का कोई रूप दे दिया है। वह शासक वर्ग के साथ मिलकर दलित हितों की दलाली करना चाहता है, इसलिए वह सब कुछ करेगा जिससे दलितों के बीच किसी तरह की चेतना न पैदा हो सके। बीते वर्षों में मार्क्सवाद के खिलाफ अंबेडकर जैसे प्रचार ने इसे सुक्ति या स्वयं सिद्ध सिद्धांत में बदल दिया है और अब यह प्रचार एक ऐसा रूप ले चुका है कि अगर आज अंबेडकर दलितों के संघर्ष के लिए स्वयं भी आ जाएं तो उनकी निंदा करने में लोग परहेज नहीं करेंगे। ये बात मैं लगातार कई अपने बातचीत में करता रहा हूँ, लेकिन तेलतुंबड़े साहब की ये टिप्पणी है। आगे अगले एपिसोड में भी बताएंगे क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये तो बात है, जात जात क्षेत्र क्षेत्र में बांटकर दलितों को कोई एक समान दलित वर्गीय चेतना भी नहीं उभरने दी गई और फिर भी लोग पागल बने जा रहे हैं हुक्मरान बनने के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और कैसी लगी यह श्रृंखला कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।